वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल संचालन द्वारा आयोजित आईटर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विंडोज़ 10 के बारे में। ऑप्शन है सिस्टम सिक्योरिटी, हार्डवेयर और ध्वनि, सी प्रोग्राम और डी उपयोगकर्ता के खाता। तो इसका आंसर आपका सी प्रोग्राम। तो विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से प्रोग्राम कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड के उपयोग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है इमेज बनाने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, बाइनरी फाइल बनाने के लिए और इमेज खींचने के लिए। तो इसका आंसर है आपका बी, बाइनरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सॉरी, इसका आंसर है आपका बी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने मानक आइकॉन होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑप्शन है यहाँ पर 4, 7, 5 और 3। तो इसका आंसर है आपका सी 4। इसका आंसर आपका सी 4। तो हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 स्टैंडर्ड आइकॉन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, टूल बार और मेनू बार। कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, टूल बार और मेनू बार। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मानक आइकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAD का पूर्ण नाम क्या है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? RAD की। ऑप्शन क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एंड डिज़ाइन, रैपिड एडेड डेवलपमेंट एंड रैपिड एप्लीकेशन डिज़ाइन। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका ए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। अभी आप ये पिक देखिए, ये पिक है आपके रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी की। अब हम बात कर रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होती क्या क्या है। देखिए, एनालिसिस एंड क्विक डिज़ाइन, डिमॉन्स्ट्रेट, रिफाइन एंड डेवलप। उसी के अंदर हम बात करें प्रोटोटाइप साइकिल की, देन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने इसमें बात करी है कि अगर हम रेड को ट्रेडिशनल एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिशनल में क्या क्या होता है? एनालिसिस, हाई लेवल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे ही रेड में क्या होता था? एनालिसिस, डिज़ाइन, क्विक डिज़ाइन, डिमॉन्स्ट्रेट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिमॉन्स्ट्रेट, रिफाइन, डेवलप और प्रोटोटाइप आता था हमारे रेड के अंदर। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जान लेते हैं। जैसे हमने बात करी है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ फॉर्म ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी that prioritize rapid prototype release and iterations. Unlike the waterfall method, RAD emphasizes the use of software and user feedback over strict planning and requirement and recording. Some of the key benefit and advantage of RAD are enhanced flexibility and adaptability, as developers can make adjustment quickly during the development process. Quick iteration that reduce development time and speed up delivery. Increased customer satisfaction, better risk management and fewer surprises. Unlike waterfall method, RAD included integration early on the software development process. तो ये हमने बात करी है किसकी? RAD के। अब हम RAD के कुछ स्टेप्स की बात कर रहे थे। जिस तरीके के अभी आप जो पिक में देख रहे हैं, ये पिक में हमने बात करी है नंबर ऑफ स्टेजेस की। पहली स्टेप क्या है? डिफाइन एंड फाइनलाइज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें क्या बोला है? ड्यूरिंग दिस स्टेप स्टेक होल्डर्स टुगेदर टू डिफाइन एंड फाइनलाइज द प्रोजेक्ट requirements such as project goal, expectation, timeline and budget. When you have clearly defined and scoped out each aspect of the project requirement, you can seek management approval. Now step 2, begin building prototype. As soon as you finish scoping the project, you can begin development. Designer and developer will work closely with clients to create improve upon working prototype until the final product is ready. Step 3, gather user feedback. In this step, prototype beta system are converted into working model. Developers that gather feedback from user to tweak and improve prototype and create the best possible product. Next, step 4, test and test. This step require your test to your software product and ensure that all its motivational moving parts working part as per client expectation.
and continuing incorporating client feedback as code is tested and respected for its smooth functioning. And last one is the present in your system. This is the final step before finishing product goes to launch. It involves data conversion and user training. So these all are the steps of RAID, that is analysis and design, demonstrate, that is called prototype, then testing and then implementation. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक खुली विंडो के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल टैब, अल्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट शिफ्ट। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है बी, अल्ट शिफ्ट। तो जब कंप्यूटर में हम एक से अधिक विंडोज़ ओपन रखते हैं और उनके बीच एक विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ में स्विच करना होता है तो कीबोर्ड में हम अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स फाइल सिस्टम बनाने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिनक्स फाइल सिस्टम की। ऑप्शन क्या है? fdisk, fsck, माउंट एंड mkfs। तो हम बात कर रहे हैं mkfs। इसका जो आंसर है वो है डी, mkfs। mkfs is used to build a Linux file system on device, usually hard disk partition. The device argument is either a device name, example dev/sda1 and dev/sdb, or regular file that will contain the file system. The size argument in the number of blocks used for the file system. Actually, mkfs is the front end for the various file system builders mkfs.fs type available under Linux. The file system specified builder is searched for the number of directories such as sbin, sbin, fs, sbin, fs.d, etc., fs, and etc. The precise list is defined as the compile time, but at least contain sbin and sbin/fs. And finally, these directories listed in the path environment variable, and this file system is called as mkfs file. अब इसमें से एक और चीज़ हम बात करते हैं। हमने क्या यूज़ करा? सिंटेक्स mkfs। उसके हम साथ यूज़ क्या करेंगे? ऑप्शंस। ऑप्शंस जैसे क्या क्या है हमारे पास? टाइप fs options, these are the options. तो टाइप क्या है? specify the type of file system to build. If not specified, the default file system type is used. Then fs is file system specify option to pass to the real file system builder. Although not guaranteed, the following options are supported by most of the file systems. These are called as t-type and fs systems and called device, and then the size will be used. So these are the Linux file systems. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक, दैट इज फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है? ऑप्शन इमेज कन्वर्टर, प्रिंटर, स्कैनर एंड रिकॉर्डर। तो इसका आंसर है सी, स्कैनर। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आपके स्कैनर की। इमेज स्कैनर इज ऑफन एब्रिविएटेड टू जस्ट स्कैनर। इट इज अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज. Commonly used in offices are variations of desktop flatbed scanner where the document is placed on the glass window, for scanning handheld scanners where the device is moved by hand, have evolved from text scanning wands to 3D scanner used for industrial design and engineering and test and measurement. These modern scanner types are called CCD, this is called as charge coupled devices, and CIS, that is contact image sensors. और इसी में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं PMT, जिसको बोलते हैं हम फोटो मल्टीप्लायर्स. These are all the 3D scanners produce information on 3-dimensional structures and solid objects. अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? What are the different types of scanners? So there are 4 common type of scanners. First is flat blade, then sheet fed, then handheld and drum scanners. Flat blade scanners are some of the most commonly used scanners as it have both home and office functions. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2007 में प्रिंट टाइटल निम्नलिखित में से किस टैब में स्थित होता है? ऑप्शन है लेआउट टैब, बी पेज लेआउट टैब, सी इंसर्ट टैब एंड डी व्यू टैब. तो इसका आंसर है आपका बी, पेज लेआउट टैब. अभी आप ये पिक देखिए, ये पिक है एक्सेल फॉर्मेट की, एक्सेल 2007 में. अब एक्सेल 2007 में हम बात कर रहे हैं किसमें? प्रिंट टाइटल्स की. तो प्रिंट टाइटल्स आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है पेज लेआउट फॉर्मेट में, जहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स. तो यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन है कार्ट्रिज, ड्रम, रिबन और उपतर्क में से कोई नहीं. तो इसका आंसर है आपका ए, कार्ट्रिज.
कार्ट्रिज जो कि आपका इंटीग्रेटेड प्रिंटर में बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक डीबीएमएस का लाभ नहीं है? हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस का लाभ नहीं है। ऑप्शन क्या है? मानक लागू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, बी डाटा सघनता में वृद्धि करना, इम्प्रूव्ड डाटा कंसिस्टेंसी, सी डाटा पर स्थानीय नियंत्रण करना, लोकल कंट्रोल ओवर द डाटा, एंड डी अतिरिक्त डाटा कम करना, मिनिमल डाटा रिडंडेंसी। तो इसका आंसर है आपका सी, डाटा पर स्थानीय नियंत्रण करना, लोकल कंट्रोल ओवर द डाटा, जो कि एक डीबीएमएस का लाभ नहीं है। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस के लाभ कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने बोला ये 3 तो है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रिडंडेंसी को नियंत्रण करना, देन अनाधिकृत एक्सेस पर प्रतिबंधन करना, जिसमें अनेक यूजर्स एक डाटाबेस को आपस में बांटते हैं, तब संभव है कुछ यूजर्स डाटा पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने का अधिकार नहीं रखते, इसलिए एक्सेस ऑपरेशन का प्रकार भी नियंत्रित होना चाहिए। तीसरा होता है स्टैंडर्ड लागू किया करना। तो डाटाबेस केंद्रीय नियंत्रण के साथ डीबीएमएस पर सुनिश्चित करता है कि डाटा के रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करना विभिन्न सिस्टम के मध्य से इंटरचेंज में उपयोगी होता है। इसके अलावा होता है बैकअप और रिकवरी प्रदान करना। तो डीबीएमएस का बैकअप और रिकवरी सब सिस्टम रिकवरी के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही रिकवरी सब सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम उसी बिंदु से प्रारंभ हो, उसी जगह से प्रारंभ हो जहां पर वह रुका था, ताकि इसका प्रभाव डाटाबेस पर रिकॉर्ड हो जाए। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को कम करना। एक बार जब डाटाबेस तैयार हो जाता है तब वह नए डाटाबेस की डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग की अपेक्षा कम समय लेता है। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या होता है सरलता, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। डीबीएमएस स्टोर किए जा चुके डाटा या उपस्थित एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रभावित किए बिना डाटा के स्ट्रक्चर के में कुछ बदलाव की आज्ञा देता है से। ठीक है, मुझे लगता है क्या समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशंस की। ठीक है, ऑप्शन है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, टाइम्ड इंटरवल ट्रांसमिशन, सी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और चौथा आता है हमारा एटा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के, जिसमें एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। डाटा जो आपका फ्लो हो रहा है वो डाटा इस फॉर्म में फ्लो हो रहा है कि जबकि आपके एक स्टॉप बिट है, बीच में आपका जो गैपिंग दे के रखी हुई है, एक में आपका डाटा जाता है और एक तरफ का आपका क्या है स्टार्ट बिट है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट मस्ट बी ऑफ अपोजिट पोलरिटी। दिस अलाउ द रिसीवर टू रिकॉग्नाइज व्हेन द सेकंड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज यूज्ड कॉमनली फॉर कम्युनिकेट ओवर द टेलीफोन लाइन्स। तो इसमें एक स्टार्ट बिट होती है और एक इसमें स्टॉप बिट होती है। तो मुझे लगता है कि आपका सही में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे वायरस जो समय पर या किसी खास तारीख को चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, वॉर्म वायरस और टाइम वॉर्म। तो इसका आंसर है आपका डी, टाइम वॉर्म। इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइम वॉर्म इज अ पार्ट ऑफ computer program that has been written so that it will start or stop functioning after a predefined data or time is read. The term time bomb does not refer to program that stop functioning or specified number of days after it is installed. The term trialware applies. Time bomb are commonly used in beta software when the manufacturer of software does not want to beta version being used after the final release. One example of time bomb would be Microsoft Windows Vista 2, which was programmed to expire on May 31, 2007. The time limit on the time bomb software are usually as heavily enforced. They are on trial software since the time bomb software does not usually implement secure clock function. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो तरीके की। पहले हम बात करते हैं लॉजिक बॉम्ब की और दूसरा बात कर रहे हैं टाइम बॉम्ब की। The main difference between the logic bomb and time bomb is that logic bomb may have timing functioning implemented into its failsafe if the conditions are not met in certain time period, while time bomb only use timing functions or to deactivate themselves. Time bomb once activated will unload their payload. In a similar way, logic bomb deliver their payload to the target. The main difference between both of the time bomb and logic bombs and fork bomb is that fork bomb has no payload पर as instead to damage by continuously replicating itself or delete available system of resources. तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम बॉम्ब है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 का एड्रेस क्या होता है? IPv6 की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के एड्रेस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स और 16 बिट्स। इसका आंसर है आपका सी, 128 बिट्स।
IPv6 एड्रेस इज 128 बिट्स लॉन्ग एंड इट्स अरेंज इन 8 ग्रुप। कितने ग्रुप में होता है? 8 ग्रुप में ऑफ 16 बिट्स। 16 में 8 ग्रुप में डिवाइड होता है। ईच ग्रुप इज एक्सप्रेस्ड एज 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स एंड IPv6 एड्रेस इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, अ नेटवर्क एंड अ नोड कंपोनेंट। अब आप ये इमेज देखिए, ये इमेज समझाने की कोशिश क्या करता है, वो ये बोल रहा था, हमने बोला है 128 बिट लॉन्ग है, जिसमें हमने बोला 64 बिट। 64 बिट किस में डिवाइडेड है? 48 बिट्स में, जिसको बोलते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। और दूसरा हम 16 बिट की बात कर रहे हैं, वो 16 बिट्स को हम बोलते हैं सबनेट आईडी। और बाकी का जो 64 बिट है वो है आपका इंटरफेस आईडी। तो ये हमारा क्या है? IPv6 एड्रेस का एक तरह का स्ट्रक्चर्स है। अभी हमने इसमें एक और चीज़ बोली है, और उसमें हम क्या बोल रहे थे कि हमें सेपरेट कॉलम्स के थ्रू करके रखा हो। तो अभी आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको समझ में आएगा कि सेपरेट कॉलम्स कैसे करके रखा हुआ है। हमने क्या बोला हुआ है? ईच ग्रुप इज एक्सप्रेस्ड एज 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आपको दिख रही होगी। एंड द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो हमने उसको किस तरीके से सेपरेट किया हुआ है? कॉलम्स के थ्रू। तो 48 बिट्स, 16 बिट्स, ये इस पिक में दिख रहा है आपको। ग्लोबल प्रीफिक्स दिया हुआ, सबनेट दिया हुआ और इंटरफेस आईडी दिया हुआ, जो कि इसके सेम पहले वाले पिक जैसा करके रखा हुआ था हमने। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया IPv6 एड्रेस का। अब यहाँ पे लास्ट पिक देखिए, इसमें IPv6 एड्रेस को पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला क्या? यूनिकास्ट, देन मल्टीकास्ट, देन एनीकास्ट। हम बात करें किसकी? यूनिकास्ट की। तो यूनिकास्ट में क्या? ग्लोबल यूनिकास्ट, लिंक लोकल, लूप पे बैक, अनस्पेसिफाइड, यूनिक लोकल एंड एम्बेडेड IPv4। मल्टीकास्ट में क्या है? असाइंड और सॉलिसिटेटेड नोड। और IPv6 एड्रेस क्या है? वो है आपका एनीकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एल्गोरिथम में प्रोसेस को उसके साइज के अनुसार मेमोरी आवंटित की जाती है? और में हम बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम में प्रोसेस को उसके साइज के अनुसार मेमोरी आवंटित करना है। ऑप्शन क्या है? इक्वल एलोकेशन एल्गोरिथम, स्प्लिट एलोकेशन एल्गोरिथम, प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिथम, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिथम। व्हेन ईच प्रोसेस हैज डिफरेंट साइज, it is not fair to allocate the same number of frames to all the processes. Therefore, it is the advantageous to go proportional allocation. In proportional, हम बात करें proportional allocation की, the number of frames allocated to process is based on the size of processes. तो वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? साइज की बात करते हैं। अब allocation of frames in operating system किस तरीके से होता है वो देखते हैं। An important aspect of operating system is virtual memory is implemented using demand paging. Demand paging necessitates the development of page replacement algorithm and frame allocation algorithm. कौन कौन सी है? Page replacement algorithm और frame allocation algorithm. Now, frame allocation algorithm are used if you have multiple processes. It helps decide how many frames to allocate each process. There are various constraints for the strategies. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिथम की। तो पहली कौन सी होती है? इक्वल एलोकेशन एल्गोरिथम, और दूसरी कौन सी होती थी? प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिथम। ना प्रोपोर्शनल की हम बात कर रहे हैं, फ्रेम्स आर एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस साइज। तो आपका आंसर क्या है? प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिथम, जो कि उसके साइज के ऊपर। इसका एडवांटेज क्या है? ऑल द प्रोसेसेस शेयर द अवेलेबल प्रोग्राम्स फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स रादर देन देयर इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ से क्लियर है आपको? इसमें एक और चीज आती है, वो आता है ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन। देयर आर नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू प्रोसेस कैन आल्सो डायनेमिकली चेंज डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव ग्लोबल रिप्लेसमेंट और लोकल रिप्लेसमेंट। तो उसके अलग एडवांटेज और उसके अलग डिसएडवांटेजेस है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, यदि एक कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर को डाटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है डाटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और FTP। तो इसका आंसर है आपका ए, डाटाबेस सर्वर। Database server is a server which uses database application that provide database services to other computer program to computers as defined by client server model. Database management system frequently provide database server functionality, and some database management systems like MySQL exclusively on the client server model for database accesses. ठीक है, these all are called as database servers. अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, इनमें से एक पॉजिटिव एंड गेट किस गेट का निगेटिव भी है? नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट और ऑर गेट। तो इसका आंसर आपका ऑर गेट। तो एक पॉजिटिव एंड गेट और गेट का निगेटिव भी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को। अब
आपके अगले वाले वीडियो में जो एक क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का एक विशेष गुण नहीं है? न्यूज़ ग्रुप, ईमेल, चैट और डिज़ाइनिंग। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप हमसे टेलीग्राम लिंक पर, फेसबुक लिंक पर, व्हाट्सएप लिंक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।